गौरी कवि जंगल में भोजन खोजने निकली हुई थी। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर तक आ गई थी। काफी दूर आकर वो थक जाती है। थक कर गौरी कवि एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गौरी कवि को एक तरफ से कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है। कितनी मधुर है इस कोयल की आवाज। काश मेरी इस बेसुरी आवाज की बजाय मेरी आवाज भी कोयल जैसी होती, कितना अच्छा होता। फिर गौरी कवि उस आवाज का पीछा करती है और इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। किसान के घर के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर कोयल बैठी कूकू कर रही थी। किसान आता है और कोयल को चने का एक दाना दे जाता है। गौरी कवि बहुत गौर गौर से ये सब देख रही थी। इस आवाज के तो बड़े फायदे हैं, भोजन भी मुफ्त में मिल जाता है और इतनी मधुर आवाज भी है। गौरी कवि भी कोयल जैसी आवाज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से वही काई काई की आवाज आती है। तभी गौरी कवि के कानों में किसान की पत्नी की आवाज आती है। एक तो ये काले कौवे रोज सुबह सर खाने आ जाते हैं। शीशी भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा सर ही फोड़ दूंगी। गौरी कवि जल्दी से वहाँ से उड़ती है और जंगल में आकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। उस कोयल ने कूकू की तो उसे चने का दाना दिया और मेरी काएं काएं सुनकर गालियां। मुझे किसी भी सूरत में उस कोयल की आवाज चाहिए। गौरी कवि जल्दी से घर भागती है। घोंसले में कालू कौवा सोया हुआ था। गौरी कालू को सारी बात बताती है। गौरी, करने वाली बात किया करो। अब ये कैसी जिद है कि तुम्हें कोयल की आवाज चाहिए? चाहिए मतलब चाहिए कालू जी, मुझे नहीं पता। और फिर इसमें सिर्फ मेरा फायदा थोड़ी है, भोजन मिलेगा तो हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोयल की आवाज कहाँ से लाएं? दोनों कौवे सोच में पड़ जाते हैं। अरे कालू, साधु जी है ना, चलो उसके पास चलते हैं। फिर दोनों कौवे उड़ते हैं और साधु पक्षी के पास पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ऊपर वाले ने जिस पक्षी की जो आवाज रखी है, उसके लिए वही आवाज ठीक है। देख साधु, हम बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं तेरे से। अगर हम कौवे अपनी आई पर आ गए तो ना तू रहेगा और ना ही तेरा नाम। सोच ले अब। एक साधु को धमकी देते हो, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें जो मिलेगा वो हम देख लेंगे। फिलहाल कुछ ऐसा कर कि कोयल की आवाज मुझे मिल जाए। नहीं नहीं कालू, कोयल की आवाज मुझे चाहिए। मैं तभी आवाज बदल सकता हूँ अगर कोयल भी यहाँ होगी। हम अभी कोयल को लेकर आते हैं, तू यहीं रहना। कोई पता नहीं ये साधु भाग जाए। नहीं भागता मैं, तुम दोनों जाओ और कोयल को मेरे पास लेकर आओ। फिर दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल में कोयल को खोजने लगते हैं। तभी दोनों को एक तरफ से कूकू की आवाज सुनाई देती है। दोनों कौवे उस तरफ जाते हैं तो पेड़ की डाल पर कोयल बैठी हुई थी। कोयल कोयल, हमारे साथ चलो, पास ही एक तोते पर पेड़ की डाल गिर गई है। हम दोनों कौवों से उठा नहीं हो रही डाल, बहुत भारी है ना डाल। चले, मैं आप दोनों के साथ चलती हूँ। कौवों की चालाकी से बेखबर कोयल कौवों के साथ उड़ती है और कौवे कोयल को साधु के पास ले आते हैं। साधु छड़ी घुमाता है और एक पल के लिए हर तरफ रोशनी फैल जाती है। और फिर जब गौरी कवि काई काई की आवाज निकालने के लिए चोंच खोलती है तो उसके गले से कोयल की आवाज निकलती है। ये क्या किया आपने मेरे साथ? और जब कोयल कूकू की आवाज निकालने के लिए चोंच खोलती है तो कोयल के गले से काई काई की आवाज निकलती है। बस हमने तुम्हारे मधुर सुर चोरी किए हैं, माफ करना कोयल, लेकिन हम कौवे ऐसे ही हैं। कोयल बेटी, चिंता मत करो, इन कौवों को इसका बदला मिल जाएगा। फिर अगली सुबह दोनों कौवे किसान के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं और गौरी कवि कोयल की आवाज निकालने लगती है। हर रोज की तरह किसान को कोयल की मधुर आवाज सुनकर बहुत सुकून मिलता है और वो खरबूजे का आधा हिस्सा लेकर घर से निकलता है और कौवों के पास रखकर चला जाता है। गौरी, अब तो भोजन खोजने की कोई चिंता नहीं। आज से हमारे मजे होंगे, मजे। फिर मानते हो ना अपनी पत्नी को, मैं कितनी अक्लमंद हूँ।
हाँ हाँ गोरी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उधर कोयल जंगल में इधर उधर फिर रही थी। कोयल एक बार फिर से अपनी कूकू की आवाज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन काई काई की आवाज निकलती है। क्या मुसीबत है, लगता है आज से अपना भोजन खुद ही खोजना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे रोज कभी किसी इंसान के घर जाकर भोजन खाते तो कभी किसी। फिर एक दिन दोनों कौवे एक शिकारी के घर पहुंच जाते हैं। उस शिकारी ने अपने घर के आंगन में एक जाल बिछा रखा था। एक पिंजरे के अंदर बहुत से दाने पड़े थे। कालू, यहाँ तो आवाज निकालने की भी जरूरत नहीं, देखो उस पिंजरे में कितने दाने पड़े हैं। गोरी, अगर हम उस पिंजरे में कैद हो गए फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, रहने दो, हम उस पिंजरे में नहीं जाएंगे। कालू, एक तो तुम बहुत डरपोक हो, इंसान बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए पिंजरा क्यों लगाएंगे। फिर दोनों कौवे उस पिंजरे में जाकर दाना खाने लगते हैं। आखिर फंस के मेरे जाल में ये पक्षी। शिकारी रस्सी खींच देता है और पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। पास जाकर देखता हूँ कोई काम का पक्षी फंसा है या नहीं। शिकारी पिंजरे के पास जाता है तो कालू रोने लगता है। शिकारी शिकारी, तुम भला मुझ जैसे काले कौवे का क्या करोगे? मुझे छोड़ दो। अगर तुम एक कौवे हो तो सबूत दो। कालू काई काई की आवाज निकालता है तो शिकारी उसे छोड़ देता है। बदसूरत और बेसुरे काले कौवे का मैं क्या करूँगा? मैं भी एक कौवी हूँ, मुझे भी छोड़ दो शिकारी इंसान। अगर तुम भी कौवी हो तो सबूत दो इस बात का। लेकिन जब गोरी कौवी अपनी चोंच खोलती है तो कोयल की आवाज निकालती है। अच्छा, तो तुम एक कोयल हो, तुम्हारे तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे। गोरी रोने लग जाती है। मैंने कहा था गोरी से कि लालच बुरी बला है, लेकिन गोरी मेरी सुनती कहाँ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की शादी मानो चिड़े से हुई थी, लेकिन मानो चिड़ा हमेशा रानो से लड़ाई करता रहता था और उसे ताने देता था, क्योंकि मानो को चिंकी चिड़िया पसंद थी। रानो की एक बूढ़ी सास और ससुर भी थे। रानो की सास भी उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वह दिन भर रानो से घर के सारे काम करवाती, कभी बर्तन धुलवाती, कभी घर की सफाई करवाती और कभी खाने का काम करवाती। लेकिन मानो का पिता और रानो का ससुर बहुत अच्छे स्वभाव का था। वह रानो को अपनी बेटी की तरह मानता था और हमेशा उसे समझाता था, रानो, जल्दी से घर की सफाई करो और उसके बाद सारे बर्तन भी धोना। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। रानो चुपचाप सारे काम करती रहती थी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिखाई देती थी। तभी उसके ससुर धीरे धीरे उसके पास आते हैं। रानो बेटी, तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। पता नहीं बाबा जी कब सब ठीक होगा। ऐसे कुछ समय गुजरता है और रानो के सबसे अच्छे ससुर का देहांत हो जाता है। अब मानो को और भी आज़ादी मिल गई थी। उसका मिलना जुलना चिंकी चिड़िया के साथ और ज़्यादा हो गया था। वो कई कई रात घर भी नहीं आता था और रानो बेचारी अकेली घर पर रहती थी। कुछ और समय गुजरता है और रानो के घर दो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। रानो एक का नाम गुड़िया और दूसरे अपने बेटे का नाम कोको रखती है। मानो जी, देखिए हमारे बच्चे कितने सुंदर हैं। अब तो आप घर पर रहा करें, आप कई कई रात घर नहीं आते। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। अकेले रहने की आदत डाल लो। वैसे भी मुझे तुम पसंद नहीं हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसा कहकर मानो घर से चला जाता है। ए ऊपर वाले प्लीज मेरे मानो जी को मेरा कर दीजिए। लेकिन अब तो मानो चिड़े का चिंकी चिड़िया के साथ मिलना और भी ज़्यादा हो गया था। वो रोज़ उस चिंकी चिड़िया से मिलता। एक दिन चिंकी मानो से कहती है, मानो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम अपने घर जाते हो। तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ ही रहो। बस बहुत हो गया, उस गंदी चिड़िया को छोड़ दो।
चिंकी से ऐसा कहकर मानो चिड़ा घर जाता है और अपना सामान बांध लेता है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, बल्कि मुझे एक दूसरी चिड़िया पसंद है और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। कृपया ऐसा मत कहिए। हमारे घर में 2 बच्चे हैं। मैं उन्हें अकेले कैसे पालूंगी? मैं अकेली कैसे रहूंगी? वो तुम्हारा मसला है। मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर मानो अपना सामान उठाता है और घर से चला जाता है। वो जंगल में बड़े पेड़ों के पास जाता है जहाँ चिंकी चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। ओहो, तुमने आने में कितनी देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो अब जल्दी करो, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर दोनों मिलकर शहर वाले जंगल चले जाते हैं और वहाँ अपना एक घर बना लेते हैं। 6 महीने गुजर जाते हैं। अब चिंकी मानो से तंग आ गई थी। हमारे साथ वाली चिड़िया के पास इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान है और तुम मुझे कुछ भी लाकर नहीं देते। देखो मानो, अगर तुम मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। जितना हो सकता है उतना तो करता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और वैसे भी जो भी कमाई मिलती है वो तुम्हारे मेकअप पर ही खर्च हो जाती है। आखिर तुम इतना मेकअप क्यों करती हो? फटीचर तुम खुद हो और मुझे बातें सुना रहे हो। जिस घर में तुम्हारी पत्नी रहती है उस घर को बेच दो, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। मैं पहले ही उसके साथ बहुत बुरा कर चुका हूँ। अगर मैं वो घर भी बेच दूंगा तो रानो के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं चिंकी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर वाले का कुछ तो डर करो। ठीक है, अगर तुम वो घर नहीं बेचोगे तो मुझे भी भूल जाओ। फिर वो दोनों रानो के घर पहुंच जाते हैं। रानो मानो को देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद मानो वापस आ गया है। मुझे पता था जी कि आप ज़रूर आएंगे वापस, लेकिन यह चिड़िया कौन है आपके साथ? ये वही चिड़िया है रानो, जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा है। और मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, बल्कि मैं अपना घर लेने आया हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मेरा घर खाली करो। यह आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैंने तो अपना घर भी नहीं बनाया। अपना रोना बंद करो। अपने बच्चों को उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। रानो चिड़िया रोते हुए अपने बच्चों को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जाकर एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ रहेंगे? तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो की नज़र उसी पेड़ के पास पड़े बांस के टुकड़ों पर जाती है। मेरे बच्चों, चिंता मत करो। वो देखो, वहाँ कितने सारे बांस के टुकड़े हैं। हम बांस का घर बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया उसी पेड़ पर बांस का घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चली जाती है। कुछ और समय गुजरता है। अब रानो चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। वो पढ़ने लिखने लगे थे और स्कूल जाने लगे थे। एक दिन रानो चिड़िया के घर गौड़ी आती है। रानो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति की तबीयत कितनी खराब है। उसे कोई बीमारी हो गई है। उसने बहुत दवाइयाँ आजमाई, लेकिन वो बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। गौरी बहन, आप मुझे यह सब क्यों बता रही हैं? उसकी पत्नी है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे मत बताइए। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। मुश्किल समय में वह मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ गया और हमारे सिर से छत भी छीन ली। वही तो बात है रानो, वो चिड़िया उसे छोड़कर चली गई। उसे डर था कि कहीं उसे भी बीमारी ना हो जाए, इसलिए वो मानो को छोड़ गई। मानो अकेला ही उस घर में पड़ा है। उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। ये सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत अच्छी थी। उसका दिल बहुत अच्छा था। उसका दिल पिघल जाता है और वो अपने पति को अपने घर ले आती है। वो उसकी देखभाल करती है।
कुछ ही दिनों में मानो पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे माता पिता की पसंद बहुत अच्छी थी। मैं ही पागल था जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। आप तो मेरे पति हैं और गलती तो हर पक्षी से हो जाती है, आपसे भी हो गई। फिर वो सब नदी पर जाते हैं और वहाँ बैठकर मीठे फल खाते हैं और खूब बातें करते हैं। वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ चिंकी चिड़िया आ जाती है। मानो तुम ठीक हो गए। मैं तो अपने मायके वाले जंगल गई थी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ढूंढने, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे पता था तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तो बस तुम्हारे लिए दवा लेने गई थी। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी सारी असलियत मुश्किल समय में मेरे सामने आ गई थी। पत्नी कभी भी मुश्किल समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, और मेरी सच्ची पत्नी सिर्फ रानो ही है। चली जाओ यहाँ से। मानो को इतने गुस्से में देखकर चिंकी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी नदी किनारे बैठकर जंगल के मौसम का आनंद लेने लगता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।